बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल की रात जिसने ये मार्का सर अंजाम देते हुए देखा अरशद नदीम को, मेरा ख्याल है कि वो न सिर्फ बहुत खुश हुए बल्कि मैंने बाज़ जगह पर लोगों से सुना भी कि हमेशा हम पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ख़बरें सुनते रहते हैं जिस पर दिल गिरफ्तार भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा खुशी का दिन कल रात गुजरी है। और आज भी तमाम दिन ही हमने देखा कि टेलीविज़न स्क्रीन पर अरशद नदीम जो हैं वो छाए हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपए के इनामात से उनको नवाजा जा रहा है। जेवलिन थ्रो के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, दुनिया भी देखती रहेगी। जिस वक्त उन्होंने थ्रो किया था उस वक्त से लेकर लास्ट जो थ्रो था उसमें भी वहाँ पर जो कमेंटेटर्स ख़वातीन थी वो तक दम बखुद होने का बार बार कह रही थी और कहती कि हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड हो रही है और नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब हम पाकिस्तान में एथलीट्स के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर जो ज़ाहिर खेलों के लिए या बिलखुसूस एथलीट्स के लिए जिस तरह का निज़ाम है वो ज़ाहिर सफिशेंट हालात नहीं है। जिस इलाके से अरशद नदीम अब बन गए हैं वो शायद लोग खुद उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मियां चुन्नू का एक छोटा सा गांव, वहाँ पर एक लड़का जो कभी कहा जाता है कि क्रिकेट में आने का ख्वाहिशमंद था, फिर लॉन्ग जंप भी करते थे। एक ज़माना ऐसा भी था जब अरशद के बारे में कहा गया, खुद उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा कि मेरे पास नेज़ा ख़रीदने के पैसे नहीं होते थे, मैं लोगों से उधार पैसा जो है सोचता था कि शायद कोई दे दे। लेकिन आज माशाल्लाह न सिर्फ पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, लगभग 40 साल बाद ओलंपिक्स में ये मकाम हासिल किया है पाकिस्तान ने। और आज हमारे नुमाइंदे, ज़ाहिर हमारे क्या पाकिस्तान का पूरा मीडिया जो है वो अरशद नदीम के घर पर है। और न सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया बल्कि तमाम ही हुकूमती इदारे, दीगर लोग, शख्सियात वहाँ आ जा रही हैं और बातचीत उनसे कर रही हैं। हमारी भी कोशिश थी कि हम अरशद के जो घर वाले हैं उनसे बात कर सकें। तो हमने अपने नुमाइंदे जो हैं सजाद, उनको कहा जो कि मियाँ चुन्नू से हमें मुख्तलिफ रात से आप देख रहे हैं कि अपडेट कर रहे हैं, तो उनकी वालदा के साथ क्योंकि वो टूटी फूटी उर्दू बोलती हैं, मुख्तसर, इसलिए हमने सोचा कि ज़रा उनसे कुछ पूछें कि उनके तासुरात क्या हैं अपने बेटे की इस कामयाबी पर। तो ज़ाहिर हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद ही हैं सजाद, लेकिन मैं ज़ाहिर इस खुशी के मौके पर सबसे पहले अरशद नदीम की वालदा को सलाम पेश करते हुए ये कहना चाहूँगी, मैडम ज़ाहिर बहुत खुशी का दिन है आपके लिए, हमारे लिए भी खुशी है, लेकिन ये बताएं आपके क्या जज्बात, क्या तासुरात हैं, क्या सोच रही हैं, क्या किस तरह का जज्बा है? अल्लाह ताला की बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की भी शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बेटे के लिए दुआएं की और दुआएं के साथ बेटा माशाल्लाह कामयाब होया और पाकिस्तान का मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन। अच्छा, ये तो बताएं अम्मा कि आप ज़ाहिर हालात इंसान के बदलते हैं और जब बच्चे इतनी मेहनत करें, हालात बुरे भी थे आपके, उस वक्त भी अरशद जो है वो मेहनत कर रहा था। बेटे की इस कामयाबी को पुराने हालात सोचती हैं कि जब खाने पीने के भी मसाइल होंगे, घर भी वैसा नहीं होगा, तो आज की कामयाबी को और उन हालात को कुछ याद कर रही हैं या आज खुश हैं बहुत ज़्यादा? अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिंदे भी वो टाइम से हमारे से भी हम जिंदे भी कोई चीज़ भी नहीं खरीद के अपने बेटे से भी लेके दे सकते थे कि आज वो बेटा हमारा माशाल्लाह हीरो आके अल्लाह ताला की कमाल भी हम आज करोड़ों के और अरबों के हिसाब नाल भी बेटे के लिए दौलत है कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को सेहत देवे और उसको जिंदगी देवे। सही बात है कि जब ज़ाहिर वो हालात नहीं तो फिर आज आपका सर भी फ़ख्र से बुलंद है, आप खुश भी हैं। अच्छा, ये तो बताएं ना कि अरशद के आने से पहले आपकी तैयारियां, मुझे पता है पूरा मुल्क उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेगा, कुछ लोगों का तो इरादा है कि कराची से जो है लाहौर और लाहौर से मियाँ चुन्नू तक का रास्ता वो अबूर करें, लेकिन आप मुझे बताएं आपने क्या तैयारियाँ की हैं अपने बेटे के लिए? फूल पत्तियों से ज़ाहिर उसका इस्तकबाल करेंगी, दुआएँ लेंगी, बलाएँ लेंगी या कुछ और तैयारी घर में खाने वाने भी बनवा रही हैं? के लिए तो हम बहुत तैयारियां की हैं, बेटे के लिए बहुत खुशियां मनाएंगे और बहुत खुश होएंगे इंशाल्लाह ताला से। आज बेटे के लिए बहुत तैयारियां की हैं, इतनी तैयारियां की ना भी कितनी हमारे सोच। अच्छा सजाद, मुझे मालूम है कि इनकी वालदा जो है वो हमसे थोड़ी थोड़ी बात कर रही हैं और उनकी सराउंडिंग में बहुत सारी नॉइज़ भी है, लेकिन इनके भाई जो हैं वो भी मुझे लगता है साथ ही बैठे हुए हैं, तो अगर हो सके तो ज़रा उनके पास भी आप कैमरा शिफ्ट करें और हम इनके भाई वसीम से भी बात करते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं। वसीम, ज़ाहिर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच कि आपने भी वक्त दिया है। ये मुझे बताएं वसीम के हालात
हालात का मैं इसलिए तस्करा कर रही हूँ क्योंकि जिस इलाके में आप लोग रहते हैं, जो वहाँ पर हालात हैं, जिन हालात से निकल कर अरशद ने आज पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, आप क्या समझते हैं कि इस कामयाबी के बाद भी आपके घर वालों के दिन भी फिरने वाले हैं इंशाल्लाह? अर्शद भाई और उसके कोच सलमान भाट साहब और उसके डॉक्टर साहब और पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये पूरी कौम की दुआओं की वजह से अर्शद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। इनकी दुआएं हैं, दुआओं की वजह से आज अरशद यहाँ तक पहुँचा है। अरशद की अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद की बहुत ज़्यादा मेहनत है और इन मेहनतों की वजह अल्हम्दुलिल्लाह अरशद भाई ने आज एक न्यू रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है और हमारा वहाँ झंडा लहराना हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और 14 अगस्त का महीना भी है, इंशाल्लाह हम अरशद भाई को जोश खरोश के साथ लेने जाएंगे और साथ अरशद भाई का भी इंशाल्लाह जोश मनाएंगे और 14 अगस्त के हवाले से भी इंशाल्लाह हम जोश खरोश के साथ लेके। ठीक है, ये भी ज़रा बताएं कि सर आपकी तैयारियां कर ही रही हैं वसीम, तो आप भाई का इस्तकबाल कैसे करेंगे? अरशद का इस्तकबाल जो है आपने क्या तैयारियां सोची हैं? हम अरशद भाई को जिस तरह 14 अगस्त के लिए प्रोटोकॉल होता है इंशाल्लाह अरशद भाई को उसी तरह प्रोटोकॉल के हिसाब से लेके आएंगे। हम इधर से तकरीबन कुछ 7-8 गाड़ियाँ लेके इंशाल्लाह जाएंगे। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे गांव वाले भी इंशाल्लाह जाएंगे और मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ ताकि वो जाए। अरशद भाई को ज़्यादा खुशी होगा, हम तो बहन भाई ने जाना ही है ना, हमारे अंदर जितनी गुंजाइश है हम इंशाल्लाह उस हिसाब से लेके जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट के लोग जाएँ ताकि उनके लिए हमारा पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराया है, वो झंडे की खातर जाएं उधर, अरशद भाई को हौसला अफजाई करें। यही हौसला अफजाई होती है खिलाड़ी के लिए। ठीक वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और बात की हमसे। आप जो बात कर रहे थे मैं उसको कंटिन्यू ज़रूर करना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि सहूलियात की जो बात है, मैंने शायद कहा था आपसे पहले भी कि हालात की जो चीज़ें थी उससे निकल कर इतना बड़ा मार्का सर अंजाम देना मुल्क और कौम के लिए बाइस फ़ख्र है और हम सबको फ़ख्र है। लेकिन इसके साथ साथ जो आप बात कह रहे थे वो बहुत अहम थी और वो ये है कि न सिर्फ ऐसे ग्राउंड्स एथलीट्स के लिए इस तरह के तमाम तर जो भी उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर कोई शख्स कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है, जो कि अरशद ने करके दिखाया भी है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अब इससे बढ़कर बाकी सारे लोगों के लिए भी ऐसे मौके जो हैं वो सामने आने चाहिए। जो हुकूमत वादे कर रही है, बातें कर रही है, इसको लॉन्ग रन में भी देखने की ज़रूरत है। लेने का कहा जा रहा है। हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आकर कल रात को ही एक और बहुत बड़ा मुआहदा जो है यहाँ मार्का सरंजाम दिया जा रहा था, वहाँ मुआहदा हो रहा था। मार्के से पहले जो है वो मुआहदा हो गया और उस मुआहदे से पहले एक और चीज़ भी हुई है, वो मैं आके आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे चाहते हो मैंने आपसे कहा कि जब गुज़िश्ता रात जो गुजरी है उसमें एक जगह मार्का सर अंजाम दिया जा रहा था, दूसरी जानिब मुआहदा हो रहा था और ये मुआहदा हो रहा था जमात इस्लामी और हुकूमत के माबैन। लेकिन उससे पहले यानी दिन की ही खबर है, मेरा ख्याल है 3:30-4 बजे की गुज़िश्ता रोज़ की, और ख़बर बहुत तेज़ी से वायरल भी हुई क्योंकि हुकूमत ने बिजली की कीमत में 2 रुपये और लगभग 56 पैसे का इजाफा किया है। अब ये ख़बर आने के बाद जो मुआहदा हुआ है उसमें जो बातें हैं वो मुझे जमात इस्लामी के लोगों से पूछनी है कि ये कहाँ पे सेटलमेंट होगी, एडजस्टमेंट कहाँ होगी। तो मुझे बताया जा रहा है लियाकत बलोच साहब जो हैं वो नमाज मगरिब अदा कर रहे हैं। जैसी वो अदा होती है तो हम उनसे इस पर पूछेंगे कि क्या मामला तय पाए हैं हुकूमत के साथ। इन द मीनवाइल मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं कादिर मंदोखेल, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। थैंक यू वेरी मच कादिर मंदोखेल साहब। शौकत बसरा ने ज्वाइन किया है वाया स्काइप, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दोनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा बात का आगाज़ कादिर मंदोखेल साहब आपसे करना चाहूँगी क्योंकि आज कौमी असम्बली में जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कुछ गिले शिकवे किए। गो के हमें पता है कि गैर मुल्की मंदोबीन भी आए हुए हैं और वो आज ऐवान का हिस्सा भी थे, लेकिन बाशगाफ अंदाज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वो एक इदारा है और वो ज़ाहिर सारे सभी जानते हैं, लिखा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदलिया जो है वो बहुत आसानी से सिचुएशन को जो है शायद वो रीड नहीं कर पा रही है और अपने फैसले दे रही है, जिससे सियासी टेम्परेचर जो है वो हाई होने के खदशात हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस बयान के पीछे कुछ जो चीज़ें जो वो देख रहे हैं सरफेस पर एजिटेशन वगैरह की, क्या ये इसलिए वो बयान उन्होंने दिया है ऐवान के अंदर या कुछ और मुहर्रिकात दिखाई देते हैं हमको? नहीं, बिल्कुल सिंपल सा बयान था, आप सब समझ भी रही है, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहती है आप तो सुन ले।
जो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और वो फैसला ऐसा था कि जमीन पे झगड़ा मेरा और आपका है और मिले किसी और को। अच्छा। और वो अफगानिस्तान का जमीन भी आपको मिले, वो अमेरिका में जायदाद है वो भी मिले हैं, तो जिस आदमी ने अप्लाई नहीं किए तो उसको। दूसरी बात ये जो तरामीम भी है, बल्कि तरामीम हम नहीं कह सकते, उसको ये थोड़ा वजह किया है, क्योंकि मैं और शौकत बसरा साहब इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो इलेक्शन के फॉर्म में खाना कादिर होता है मंतोखेल की आवाज बढ़ाइए जी। जी कादिर साहब, आप कंटिन्यू रहिए जी। उनमें ये खाने में ये लिखा हुआ है इलेक्शन फॉर्म में कि आपका ताल्लुक किस पार्टी से है। मिसाल के तौर पे मैं भी पीपल्स पार्टी लिखूं, आप भी पीपल्स पार्टी लिखे, और टिकट आपको मिल जाए मुझे ना मिले, तो मुझे वो आरओ जो ना वो डिक्लेयर करेंगे आजाद, क्योंकि मैं टिकट नहीं ला सका, आपने ला दिया। और उसके अलावा इलेक्शन एक्ट में ये भी जिक्र है कि अगर जैसे इलेक्शन हो जाता है, कुछ आजाद पार्टी उनको 3 दिन का टाइम दिया जाता है। यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन टाइम दे दिया। एक बात। फिर अगर मैं अपनी बात छोड़ दूं या बिलावल साहब की बात भी एक तरफ रखूं, खुद उन्हीं बेंच के 2 जजेस साहिबान ने, जस्टिस हमीदुद्दीन साहब और जस्टिस नईम अफगान साहब ने ये कहा है कि अगर हुकूमत इसके ऊपर अमल करे तो आइन का आर्टिकल 51 और 106 जो है ना मुअत्तल करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ, उसके लिए फिर हुकूमत गई है नजरसानी पे कि बाबा इसको देख लें मामला क्या है। दूसरी बात ये कि माजी में आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 239 जिसे अमेंडमेंट का तरामीम कहते हैं, उसका इख्तियार दिए एक डिक्टेटर को। उससे भी थोड़ा पीछे चले जाए, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में, जहां मेरा और शौकत बसरा साहब की हम जिंदगी गुजर गए अदालतों में प्रैक्टिस करते हुए। आज तक 77 साल तारीख में पाकिस्तान में एक भी मुकदमा हाई कोर्ट में नहीं चला है। ठीक है, सेशन कोर्ट में चलता है या मजिस्ट्रेट में चलता है। हाँ। तो वो हाई कोर्ट में चला था, और 45 बार सुप्रीम कोर्ट ने खुद वो जो दाग था वो धो लिया। तो हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कि आप ऐसी फैसले करें ताकि 45 साल बाद इसी फैसले मैं ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इस डिबेट को आगे बढ़ाते हुए शौकत बसरा साहब, आपकी मर्जी का फैसला आता है तो आपको भी अदालतें अच्छी लगती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अच्छी लगती हैं, मुस्लिम लीग नवाज को भी अच्छी लगती हैं। आपके खिलाफ फैसला आता है तो यही अदालतों के ऊपर सारे लोग जो है वो निशाना बांध के बैठ जाते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बयान को साइड पर रखते हुए भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो पार्टी है वो इलेक्शन एक्ट तरमीम के हवाले से ज़ाहिर अदालत में चैलेंज कर बैठी है, आप समझते हैं कि ये रिवर्स होगा या नहीं होगा? क्योंकि ज़ाहिर कानून बनाना तो पार्लियामान का काम है, लेकिन उसकी तशरीह वाली बात अलग है। अब कानून बन गया अगर, तो इसमें आप समझते हैं कि सर्टिसाइज हो सकता है ये, और फिर इसके आप क्या रिजल्ट्स देखते हैं? सबसे पहले तो नदीम अरशद को बहुत बहुत मुबारकबाद पूरी कौम की जानिब से। नदीम अरशद को, उसके वालिदैन को, मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का जब नाम रोशन हुआ है, बिल्कुल आपने इंट्रो में सही कहा, पाकिस्तान में तो हमेशा जो हालात हैं, डिप्रेशंस हैं, टेंशंस हैं, परेशानियां हैं। हाँ। लेकिन ऐसे हालात में एक जब झंडा कल पाकिस्तान का पूरी दुनिया में लहराया तो वह तो इज़्ज़ो मंतिशा व तुज़िल्लु मंतिशा, अल्लाह ताला इज़्ज़तें देने वाला है। इसके बावजूद के जिस उनको जो पैट्रनाइज करना चाहिए था गवर्नमेंट को, जिस तरह उनको पैम्पर करना चाहिए था स्पोर्ट्स को, हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमारे मुल्क में नहीं होती है। बहरहाल इसके बावजूद ये एक खुशी का मौका है, हमारे लिए फ़ख्र का मौका है, और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। बिल्कुल दुरुस्त अरशद नदीम ने। दूसरी बात सना सूरत ये है कि पहले आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून ने अमली तौर पर हमला किया था, सुप्रीम कोर्ट में अपने गुल्लू भट्ट ले गए थे, जजेस ने अपनी जानें बचाई, वो तारीख बड़ी पड़ी है, उसकी वीडियोस मौजूद हैं। और अब पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQ ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया है। वो इस तरह कि आप ये टाइमिंग जरा मुलाजा करें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच, जिसके 11 जजेस इंक्लूडिंग काजी फायज ईसा ये कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ ना सिर्फ पार्लिमानी जमात है बल्कि हम उनके MNAs को रिकग्नाइज करते हैं, उनकी पार्टी को रिकग्नाइज करते हैं, और मेरे फैसले की, काजी साहब ने कहा, मेरे फैसले की गलत तशरीह की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। इसके बाद पार्लियामेंट को तो करना ये चाहिए था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई करते, तो बल्कि इन्होंने मार्शल्ला में इतने काले कवानीन कभी नहीं बने जो इन्होंने काले कवानीन अब बनाए हैं। अच्छा। और ये काला कानून है। आप जरा ये देखें कि 2017 में इन्होंने पहले इसी पार्लियामेंट ने कानून बनाया था कि जो सिटिंग जजेस होंगे हाई कोर्ट के, वो ट्रिब्यूनल के जजेस होंगे।
अच्छा, जब जजेस ने काम शुरू किया तो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस ले आए कि नहीं जी ये हमें मंजूर नहीं है, आप जो है रिटायर्ड जजेस लगाएंगे हम लोग। उसके बाद क्या किया, नहीं जी वो जजेस जो सुन रहे हैं उनकी डिग्रियां जाली हैं, उनको प्रेशराइज किया, उनके घरों के अंदर कैमरे लगाए। साहब मैं कथा कलामी करना नहीं चाहती आपकी, आ गया बिल्कुल ठीक है। शौकत बसर साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। लियाकत बलोच साहब जो हैं वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आ गए हैं। कल आपको पता है रात को बड़ा अहम मुआहदा हुआ है और इस मुआहदे पर हमें बात करना अहम भी है। लियाकत बलोच साहब थैंक यू वेरी मच सर कि आपने वक्त दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। लियाकत बलोच साहब, अब ज़ाहिर जमात इस्लामी का धरना जब ख़त्म हुआ, उस धरने के ख़त्म होने से लगभग 3 घंटे पहले की खबर ये थी कि हुकूमत यानी नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹2.56 का इजाफा कर दिया। आपसे जब वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी साहब, अता तारड़ साहब आए, उस वक्त रात के बज रहे थे 9:30 और आपके ज़ाहिर लोगों की जानिब से आपकी क़यादत, आप सब लोगों ने कहा कि हम धरना मौखर करने जा रहे हैं। ये ₹2.56 के इजाफे के बाद मौखर करने की बात थी या मुआहदे में कुछ और चीजें भी शामिल की हैं? लियाकत बलोच साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजारिश है, मुआहदा तो हमारा रात को बहुत ताकीद से हो रहा था। अच्छा, और जो इजाफा है वो तो पहले ही हो चुका था और जाहिर है कि ये तो एक चलती हुई मुस्तकिल हिकमत अमली है जिसके तहत अवाम पर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन हम ये समझ लें कि बस हुकूमत ठीक हो गई है, हुकूमत सीधी हो गई है और वो सारे इकदाम ठीक करने के लिए तैयार हो गई है, तो ये मुमकिन नहीं है। इस धरने की सूरत में तो एक मुआहदा तय पाया है, ठीक है, और इसके अमल दरामद के लिए भी एक लाएअमल और मैकेनिज्म तय हुआ है। अच्छा, अब हमने तो यही काम करना है कि इसकी पूरी तरीके से हमने हिफाजत करनी है, अवाम को बेदार रखना है। रात हमने धरना मौखर किया था, इस वक्त भी मैं पिंडी में मरी रोड पर इस्लामाबाद और पिंडी के संगम पर जलसे में मौजूद हूँ। ये यहाँ भी जलसा जारी है। 11 को लाहौर को होगा, 12 को पेशावर में होगा, 16 अगस्त को मुल्तान में होगा और वहीं इंशाअल्लाह हम इसके लाएअमल का भी ऐलान करेंगे। लियाकत बलोच साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल ज़ाहिर मुआहदे के नुकात भी मेरे सामने है, जो बातें हुई हैं, लेकिन ज़ाहिर अवाम में ये ज़्यादा सवाल है कि क्या पैगाम लेकर मोहसिन नकवी साहब आपके पास आए थे, आपको मौखर करने पर कैसे आमादा कर लिया? वो नुकात देखिए, ना तो जो हाफिज नईमुर रहमान साहब गुफ्तगू कर रहे थे ना कि 1800 सीसी की गाड़ी में आ जाएं, वडेरों जागीरदारों पर टैक्स लगाएं, ना उस सब में कुछ लिखा हुआ तो है लेकिन हुआ उनमें से कुछ भी नहीं है। अभी ये सब अभी लिखाई में ही चल रहा है। तो मोहसिन नकवी का क्या पैगाम था, वो क्या लेकर आए थे पैगाम, क्या बात हुई आपकी उनसे? फायदा बड़ा है जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपने मुआहदा देखा है, पढ़ा है? जी सर, मैंने पढ़ा है आपके नुकात सर, सारी चीजें मैंने देखी भी। उसमें ये मौजूद है कि ये पहली दफा हुआ है जी सर कि IPPs के मुआहदे के जिनको ये समझा जा रहा था कि भी इनको तो हाथ लगाना बड़ा नामुमकिन है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक नजरसानी और मुकम्मल जांच पड़ताल के लिए एक टास्क फोर्स बनी है कि जिसने अगले 1 माह में काम मुकम्मल करना है और उसमें ये बात तय है कि जो कैपेसिटी बिलिंग की बचत होगी उसे बराह रास्त फी यूनिट पैदावारी लागत के साथ मुंसलिक किया जाएगा जिससे बिलों में कमी आएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि जागीरदार और बड़े लैंड होल्डिंग्स के जिनके पास बेतहाशा ज़मीनें हैं लेकिन उन पर कोई टैक्स और इनकम टैक्स नहीं है, तो इस मुआहदे में ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में तय पाया है कि जागीरदारों और बड़े लैंड होल्डर्स जो हैं उन पर सूबों की हुकूमतों के साथ मिल के इनकम टैक्स के नफाज का फैसला किया जाएगा। ये तो पहली मर्तबा हो रहा है। देखिए, आप इतने जीरक शख्सियत हैं, जमात इस्लामी से लेकर वैसे भी आप पाकिस्तान की सियासत को बहुत बेहतर समझते हैं। आपने खुद जब ये धरना शुरू हुआ तो आपके ये अल्फाज थे, मैं कोट कर देती हूँ, आपने कहा कि हुकूमतें लॉलीपॉप्स देती हैं और हमें घर रवाना कर देती हैं, हम किसी लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं आएंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ जमात इस्लामी को फेस सेविंग मिल गई, उनको ज़ाहिर कहा यही जा रहा है, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन उनको लॉलीपॉप भी मिल गई है, घर जाने का रास्ता भी दे दिया है और हुआ कुछ भी नहीं है, कागज का एक टुकड़ा ही मिला है खाली।
ये तो ज़ाहिर से आपको हक बनता है कि आप जो भी कमेंट करें, लेकिन जो कारकुनों ने, जो आवाम ने एक इतनी बड़ी जद्दोजहद की है, हाँ। और कोई सियासी चक्कर नहीं, कोई हुकूमतों का खात्मा नहीं, बल्कि खालिस्तान आवाम के मसाइल पर ही लोग निकले, तो उस एक मंजिल की तरफ पेशरफ्त हुई है। मैं नहीं कहता कि भाई ये मुकम्मल फतह और कामयाबी हो गई है, ठीक है, लेकिन कामयाबी की मंजिल की एक निशान नहीं हो गई है, संगे मील तय हो गया है और चंद बुनियादी चीजें तय पा गई। लियाकत बलोच साहब, मैं प्रिसाइजली सवाल कर लूं आपसे एक कि क्या ये बात हुई कल की मुलाकात में मोहसिन नकवी साहब के साथ, या उनकी जानिब से ये कहा गया हो कि मुल्क के दाखिली हालात इतने बेहतर नहीं हैं, आपको मालूम है कि दहशतगर्दी का इफरीत हमारे सरों पर मंडला रहा है, तो इस खदशे का भी कोई इजहार हुआ है आपकी इस मुलाकात के अंदर? अरे देखें ना कि जब सियासी लोग मिल बैठते हैं वो हर तरह से बात करते हैं, लेकिन मैं तो वही मुतय्यन बात करूंगा कि जो हमारे धरने का एजेंडा, हमारे और इस चीज के लिए जद्दोजहद थी, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में सियासी आईनी बहरान गहरा हो रहा है और कौमी सलामती के लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं। दहशतगर्दी जो है कि वो बढ़ती चली जा रही है, उसकी लहर बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसकी बुनियाद है कि मुल्क के इक्तसादी और माशी इस्तेहकाम नहीं है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा तो ये कामयाबी तो नहीं है ना जमात इस्लामी की, ऐसे ले सके, ये तो नहीं कहेंगे कि ये बहुत कामयाब हो गया धरना, हाँ मुआहिदा हो गया, यहाँ तक बात ठीक है, कामयाब तो नहीं हुआ। नहीं, कामयाबी नाकामी का तो होगा कि नताइज क्या आते हैं। पहला मरला कामयाब यही है कि हमने जो मुतालबात मुतय्यन किए थे उसके लिए एक मैकेनिज्म और एक तफसीलात तय पाई हैं। आप जरा IPPs के पूरे उस माहदे के अंदर जिस पर ये सब के दस्तखत मौजूद हैं, टास्क फोर्स बनी है, उसके तमाम मेंबरान को देखें, तो अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह इसका रास्ता निकल आएगा। ठीक हो गया लियाकत बलोच साहब, देख लेते हैं, आपने भी 1 माह का वक्त दिया है और हुकूमत पे वैसे कितना ट्रस्ट है लियाकत बलोच साहब? 60, 50, 40, 90? वेल, थैंक यू वेरी मच लियाकत बलोच, नायब अमीर जमात इस्लामी, हमसे बात करने के लिए। जो मुआहिदे की बात हो रही है उसमें जी शौकत बसर साहब ना, मुझे जरा बात मुकम्मल कर लेने दें। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा था, हाँ, ये जो भी काले कवानीन बना रहे हैं, जो पाकिस्तान की जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, जो तारीखी धांधला हुआ है, जो यहाँ पर इन्होंने फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बनाई है, उसको बचाने के लिए काले कवानीन बना रहे हैं। लेकिन हम दोनों भाई वकील हैं, हमने उनको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और यकीनी तौर पे ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको अनडू करने के लिए और अपनी जाली असेंबली को बचाने के लिए, जाली सीटों को बचाने के लिए, और वो सीटें जो हमें मिलनी है उनको रोकने के लिए आप कानून साजी करेंगे, तो वो जाहिर है स्ट्राइक डाउन होगी, इसमें कोई कतई दो राय नहीं है। बल्कि आज जो आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, उनने एक केस के अंदर रिमार्क्स दिए हैं कि जो फैसला अदालतें देती हैं, कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास उसको इम्प्लीमेंट करने के अलावा। तो ये कन्फ्रंटेशन सियासी शहीद होना चाहते हैं। और आज वो बिलावल साहब ने एक और बात भी कही है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं चाहता हूं मंदोखेल साहब की मौजूदगी में। जी बताइए क्या कहा है। तो अपने ओहदे से इसलिए हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया है कि उन्हें अवामी हमायत हासिल नहीं थी, वो अवाम की नुमाइंदा नहीं थी। तो मैं बंदोखेल साहब से कहूंगा कि आप और आपके हमनवा जो हैं वो भी इसी तरह अपने ओहदों से अलग हो जाएं, वरना आपका हशर जो है आने वाले दिनों में ये हसीना वाजिद से भी बुरा होगा। क्योंकि यहाँ तो सारी की सारी जालसाजी हुई है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि तमाम की तमाम वजीर आजम जाली है, सदर जाली है, गवर्नर जाली है, वजीर आला पंजाब जाली है। देखिए काउंटर तो आपको कादिर मंदोखेल करेंगे, लेकिन 18 के इलेक्शन के बाद भी ये बाज़गश्त ब्रेक लेते हैं। पहले ब्रेक से वापस आकर ज़ाहिर है कादिर मंदोखेल काउंटर करेंगे पाकिस्तान तहरीक। लेकिन अब जो हालात हैं मुल्क के वो बहुत मुख्तलिफ हैं। ये जो हम बार बार रेफरेंस के तौर पर बांग्लादेश के हालात को पाकिस्तान के हालात से रिलेट कर रहे हैं ना, ये कोई अच्छी तारीख या अच्छी रेफरेंस नहीं ले रहे हैं। हालात पाकिस्तान के बहुत मुख्तलिफ हैं, पाकिस्तान के सियासी हालात भी बड़े मुख्तलिफ हैं और जो समाजी हालात हैं वो भी बड़े मुख्तलिफ हैं। तो रिपरकशंस के लिए तैयार फिर सबको ही रहना होगा, कोई एक भी फिर बच नहीं पाएगा अगर आपको बांग्लादेशी रेफरेंस के तौर पर मिल रहा है। बात करने के लिए एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर आके बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। मेरे साथ कादिर मंदोखेल साहब भी मौजूद हैं, शौकत बसरा भी मौजूद हैं, अरशद वोरा भी मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। कादिर मंदोखेल साहब, जो बात शौकत बसरा साहब कह रहे थे उस पर आप रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिए कि हुकूमत की जानिब से अगर ज़ाहिर तरमीम की गई है तो उसको चैलेंज तो कर दिया गया अदालत में, लेकिन आपके पास, वो कह रहे हैं यानी हुकूमत के पास कोई चारा नहीं है माँ सिवाय इसके कि वो अदालती अहकामात की ज़ाहिर अहकामात को माने, इम्प्लीमेंट करे। अब आपके पास क्या दूसरा क्या रास्ता आप समझते हैं कि हो सकता है? जी, शौकत साहब की चारा से पहले मैं लियाकत बलोच साहब की बात के ऊपर थोड़ा कमेंट्स करना चाहूंगा। जरूर, प्लीज। वो जो धरना था, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किए कि वो लॉलीपॉप दे गए। उन्होंने धरने में ऐलान किया था कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे, और अब उनका 1.5 महीने का एक मुआहिदा हुआ है, और खुद लियाकत बलोच साहब फरमाते हैं कि उसमें यह कहा गया है कि IPPs की मुआहिदे देखे जाएंगे और उसके ऊपर नजरसानी करेंगे। तो ये तो मुतालबा तो नहीं हुआ, ये तो कमेटी हुआ। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक मुहावरा है कि वो रोजे बख्शवाने गए थे, क्या गले पड़ गया, पूरा मुझे जुमला नहीं आता है। तो ये तो बिजली के बिल कम करने गए थे, वो तो ₹2.56 मजीद बढ़ा दिए और उसी दिन बढ़ा दिए। तो कम से कम ₹2 कम कराते तो लोगों को पता तो चल जाता है कि आपके 10 दिन के धरने का कुछ तो रिजल्ट है। और फिर बात शौकत बसरा साहब की, मैं क्या बात करूं, शौकत बसरा साहब वो जरा आपको और मुझे और आपके देखने वालों को मुल्तान का फॉर्म 45 दिखा दें, जहां 35,000 वोट से इनका खंबा जो ना हार चुका है। शौकत बसरा साहब बाजवड़ का रिजल्ट दिखा दे, जहां इनका खंबा जो है ना वो 4थे नंबर पे आ गया था। शौकत बसरा साहब वो वजीरिस्तान का रिजल्ट दिखा दे, जहां अली वजीर साहब और मोहसन दावड़ साहब के मुकाबले में इनका खंबा कैसे जीता है, वहाँ के डायनामिक्स अलग है। कादिर मंदोखेल साहब, मेरी बात सुने, मैं जो सवाल कर रही हूँ ना वो जवाब मुझे दें आप ना पहले, कि ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीम है ये आपने कर भी दी, उन्होंने चैलेंज भी कर दी, सारा कुछ हो गया है, लेकिन शौकत बसरा का कमेंट ये है कि आपको अदालती अहकामात बहालत मजबूरी मानने ही पड़ेंगे, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं। आप समझते हैं बहैसियत कानूनदान कि इसके अलावा भी कोई चारा है अवाम के पास और वो कोई रास्ता निकाल लेंगे इससे बचने का? बिल्कुल चारा है। अच्छा, और पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ने एक फैसला किया है कि कोई शख्स अगर सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का फॉर्म भर दे, उसको दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, जहां ऑलरेडी इलेक्शन एक्ट में मौजूद है कि 3 दिन के अंदर आपको अपनी हैसियत डिक्लेयर करना पड़ेगा, 15 दिन का इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट चलती है, उसके तहत आर्मी चलती है, उसके तहत आम आवाम चलते हैं। ये कानून साजी का सिर्फ पार्लियामेंट को है, और माजी की तरह डिक्टेटर के नहीं, जहां इसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 239 के तहत डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ को इख्तियार दिए कि आप आईन में तरमीम कर सकते हैं। ये माजी का सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार जो है, जहां एक मुकदमा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का सेशन कोर्ट में चलना चाहिए, वो हाई कोर्ट में चला, और 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो दाग धो ली है। तो मैं ये कहूंगा ऐसा ना हो कि 45 साल बाद इस फैसले के ऊपर कोई फैसला आ जाए, उसको भी छोड़िए। इसी बेंच, इसी 8 रुकनी के साथ 2 जजेस साहिबान ने यह कहा कि अगर हुकूमत इस फैसले के ऊपर अमल करे तो आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 मातल करना पड़ेगा। तो यकीनन नजरसानी के लिए हुकूमत गई है, और नजरसानी और इस अमेंडमेंट के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला बरकरार रखे तो फिर शौकत साहब की बात बिल्कुल सही, आर्टिकल 190 के तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला सूबाई और वफाकी हुकूमतों को मानना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात जो हसीना वाजिद का हवाला दी है, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने मुजीब रहमान का वीडियो अपने आप को मुआवजा किए मुजीब रहमान से। हाँ, ठीक है, कि मुजीब रहमान को इंसाफ नहीं मिला। आज वो मुजीब रहमान किधर गए, उसके सर पे तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर दिया। मैं इसी रेफरेंस में जरा मुझे सवाल पूछने देना शौकत बसरा साहब से। शौकत बसरा साहब, ये बानी पीटीआई का मौकिफ है क्या 9 मई पर? ये समझ में नहीं आ रहा है, माफी है या नहीं है? ये 9 मई किया है, पेट्रोल बम बनाए थे कि नहीं बनाए थे? GHQ के सामने कहा था, कॉल दी थी एहतजाज की कि नहीं दी थी? आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? सना, कमाल कर रही हो आप।
जब इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि पेट्रोल पंप ने जलाए थे, जो वो खुद कहते हैं मैंने कादिर साहब, शौकत साहब कह रहे हैं मुझे तो बोलने दें। अच्छा जरा पूछ लूं। हाँ जी शौकत साहब, क्या मौक़िफ़ है बानी पी जाएगा सर? देखिए, पहली बात तो माफी वाली बात एब्सोल्युटली नॉट। ओके। दूसरी बात, जो सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे और जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहे, वही 9 मई की जिम्मेदारी। वैसे शौकत बसर साहब, एक वैसे ही मैं पूछ रही हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, लेकिन मैं पूछ रही हूँ जितनी आग लगी, जो तोड़ा फोड़ी हुई है, जो गदर मचा था उस दिन, उसके बाद आपको लगता है कोई सीसीटीवी फुटेज बची होगी जिसमें कुछ प्रॉपर चीजें होंगी? आपको लगता है? जी। अच्छा, मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ। अच्छा। जो सीसीटीवी फुटेज फराहम नहीं कर रहे, अच्छा, और जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहे, अच्छा, वो असल में 9 मई के जिम्मेदार हैं, पहली बात। दूसरी बात 9 मई अवाम कोई इतने बेवकूफ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ये कोई 70-80 का जमाना नहीं है। ये 71 में भी आपको पता है कि वो पीपल्स पार्टी थी जिसकी स्टेटस 69 थी और मुजीबुर रहमान की 181 थी। उस वक्त भी अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान टूट गया। ठीक है। आज भी वही हालात हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम एक साइड पे खड़ी है और एस्टेब्लिशमेंट जिनको एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इनको मुसल्लत किया है, फॉर्म 47 वालों को, ये तो बेचारे 50-50 हजार वोटों से हारे। अगर नवाज शरीफ हार गया, मरियम बीबी हार गए, तो मुझे बताइए इनमें जीता कौन है? सना। और अब भी हालात अगर इन्होंने ना समझे, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, लावा इधर भी पक रहा है। शौकत बसर साहब, आपकी बात की कंटिन्यूएशन लेते हुए मैं थैंक यू करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे पता है ये बहुत लंबी डिबेट है और आप लोग कई घंटे इस पर बात कर सकते हैं। आज के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। लेकिन हालात वाकई बदल गए हैं और आज अब कोई ये ना 71 के हालात हैं या 65 के हालात हैं, अब सबको सब कुछ पता है। लेकिन आज के इस सोशल मीडिया के साथ जिस तरह से पेनिट्रेट या फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, तो याद रखिएगा 2024 में रहते हुए हमें शायद वो पुराना वक्त वापस लाना पड़े, 90 की दहाई से पहले का भी, और आपको इन सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़े, क्योंकि आप खुद अपने लिए जो है मसाइल पैदा कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। लोग अवेयर तो हो गए हैं, लेकिन डिसइंफॉर्मेशन का जो दौर है ना, इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।